अस्सलाम वालेकुम। मेरी 12 साला बेटी को मेरा शौहर बहुत प्यार करता और कहता कि इसको तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे सब देखकर बहुत डर लगता क्योंकि मेरा शौहर इसका सुतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने शौहर को शक की निगाहों से देखती रहती थी। शौहर ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे शौहर के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाएं। बेटी आती तो इसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज़ बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो इस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोज़ाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो बेटी को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं इसी दिन शौहर से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो इसने अलमारी खोलकर ये कैसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बेटी तो रोज़ाना। मेरा नाम राबिया है, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता था जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थी, कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मारकर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे ये समझाया गया था कि बेटा, अब तुम जिस घर में जा रही हो इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शौहर मुझे मारता है ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो मुझे ऐसे मारता था जैसे वो पुलिस वाला हो और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म उगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपा देती। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो कहती थी कि गिर गई। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आई। उसे एहसास नहीं हुआ था कि मैं जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ भी ये सब हो सकता है। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी। और इसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क में होता था, वो अचानक से मुझसे मिलने आ गया। इसने ये मंज़र देख लिया। इसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर खुआर होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये वापस गई तो मैं उसे तलाक दे दूँगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाक भेज दे, फिर इसके बाद तुझे मैं ठीक करूँगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और इसके बाद मेरे भाई ने इस पर केस करवा दिया कि इसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया। टांग टूटकर जुड़ गई थी, लेकिन मेरे चलने में नुक्स आ गया और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती फिरती। फिर भी मेरी शादी दोबारा करवा दी गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा शौहर पहले से भी शादीशुदा था, लेकिन इसके कोई बच्चे नहीं थे। वो देखने में ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं लगता था, फिर भी इसने मुझसे शादी कर ली। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए इसने शादी कर ली। हम लोग भी मुतमईन थे। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा साबका शौहर तो मुझे बहुत मारता था, मगर ये वाला शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन पहले वाले शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में रही, इसीलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नज़र आ जाता तो इतना डर नहीं लगता। ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब साबका शौहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 6 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 6 साल हो गए। मेरी बेटी 12 साल की हो गई और मेरी तरह ही वो खूबसूरत थी। जब मैंने उसे 5 जमातों तक पढ़ा लिया तो इसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शौहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता कि उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा शौहर इसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बेटी के 2 साल ज़ाया भी हुए थे, मेरी तलाक और सारे मसले मसाइल की वजह से, वरना वो आज बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज़्यादा उम्र की थी। वो कहती थी कि माँ, लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।
मेरा साहब शौहर अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राज़ी नहीं था। तभी इसके 2 साल ज़ाया हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था, वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई। फ़ौरन अपने शौहर को भेजा कि जाके बेटी को ले आएँ, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था। इसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह-सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शौहर इसको वापस ले आया लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे? इसने कहा कि स्कूल वाले अजीबो-गरीब किस्म के सवालात कर रहे थे। आप इसके बाबा हैं, लेकिन इसके पिछले सर्टिफ़िकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं इसका सुतेला बाप हूँ, तो वो मुझसे कोई कागज़ात साइन करवाए और फिर बच्ची से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? जब इसने कहा कि मेरे बाबा हैं, तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहाँ से उसे डॉक्टर के पास ले गया क्योंकि हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था, करते कराते 2 घंटे लग गए। लेकिन अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी पहले से बेहतर थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी और वो फ़ौरन ही सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जब वो छोटी बच्ची भी थी तब भी नहीं हुआ। अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो रही थी। असली परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते भी यही हुआ दोबारा से। मेरे शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफ़ा भी मेरा शौहर उसे लेने के लिए गया। शौहर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये कमज़ोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दें। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों का मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र था कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। बेटी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया, उसे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि इसको काम कम दिया करें। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती थी। इसीलिए शौहर से कहा कि इसकी स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से पैगाम लिख दें कि इसको काम कम दिया करें, इसकी तबीयत आजकल बड़ी ख़राब रहती है। इसने भी कॉपी पर लिख दिया। बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी। बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूँगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, सेहत ज़रूरी है, ज़िंदा होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर इसके बाद भी इसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती। वो कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे, और मुझे इसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था क्योंकि इसको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। वो सब्जियां नहीं खाती थी। रात को दूध भी पिलाया करती थी, हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। इस सब पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता। शौहर से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है, तो कहने लगा कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे इसने ये बात तो बहुत अच्छी की थी, ये बेटी इसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान थी, हफ्ते के दिन ही मेरी बेटी क्यों बेहोश होती है, क्योंकि एक दो दफ़ा तो चलो इत्तेफाकन हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वो क्यों बेहोश होती है। मैंने इससे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज़्यादा काम मिलता है? इसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत ख़राब रहती है। लेकिन मेरे शौहर को वो अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरे शौहर शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करते थे। कहता था कि बाहर ले जाऊंगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए गैर महरम है, इसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, इससे बेहतर है शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने शौहर पर शक भी होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा था, देखने में ऐसा नहीं लगता था, मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में इसने मुझे काफ़ी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद नहीं दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश होगी, और वो भी हफ्ते वाले दिन। और इस दफ़ा रात को मैंने अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। इसने कहा कि बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आज मुझे रियाजी की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि इनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। इसने कहा कि पता है, लेकिन वो ऐसी ही है। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे शौहर को अंदर जाने नहीं देते होंगे, वो इनसे कैसे बात कर सकते हैं। मुझे इसकी क्लास टीचर से कोई बात करनी चाहिए। इसकी तबीयत ख़राब है, इसको काम कम दिया करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सज़ा ना दिया करें। बीमार बंदा तो अपना आप संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे शौहर की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आजकल इसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे।
जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, इसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है, इसको ले जाएं। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें या फिर हम दोनों मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा, इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। मेरे शौहर ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। मेरे शौहर की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है इन दोनों बाप बेटी के दरमियान और मेरा शौहर भी इसका साथ दे रहा था कि इसकी उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता। पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी और मेरा शौहर भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि बच्चे के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी, इसी हफ़्ते टाइम निकाल कर खुद इसको लेने चली जाऊँगी। पता करूँगी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उस्तादों से पूछूँगी कि इसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा नहीं लगा होता, या फिर स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है, वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है। अगर वो इनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया हुआ था और अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात थी, जब से मैंने दाखिला करवाया था तब से मैं इसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि स्कूल जाना है, तो इसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा। तो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा बस मुझे इस एड्रेस पर उतार दें, स्कूल मैं खुद तलाश कर लूँगी। रास्ते में सोच रही थी कि एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का रिक्शे वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं। वहाँ पहुँची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी, इस नाम का मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नज़र आ गया, लेकिन ये बहुत ही पुराना था और कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता था। लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा कि दरवाजे पर ना कोई गार्ड बैठा था और ना इसके पास कोई बच्चा या कोई रेहड़ी वाला खड़ा था। वहाँ तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे और वो अंदर से भी स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशे का यहाँ क्या काम, बच्चों के स्कूल में अंदर बैठा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था। यानी कि वो ऐसा गाना था कि जिस पर कोई डांस कर सकता था, और वो गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि स्कूल के अंदर गाना गूंज रहा है, अजीब बात है। फिर सोचा कि शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह के टैबलो किया करती हैं, और फिर इसी तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी, ईद पर शायद कलर डे था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नज़र आई जिसने नहायत ही मायूब कपड़े पहन रखे थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। इसने कहा कि किससे मिलना है आपको? मैंने कहा कि फ़ातिमा की क्लास कौन सी है? तो कहने लगी कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो बीबी? मैंने कहा कि फ़ातिमा कहाँ है, आपको पता है क्या? वो कहने लगी फ़ातिमा जो गोरी सी है जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा हाँ हाँ वही। तो कहने लगी वह भी मसरूफ़ है, मैंने सोचा शायद कोई पीरियड ले रही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप उसे बुला दीजिएगा। इसने कहा आधे घंटे के बाद फ़ारिग होके आ जाएगी। आप इसकी क्या लगती हैं? मैंने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ, और वह वहाँ से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था,
اور پیچھے ایک لڑکی بھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ تھی۔ میں حیران رہ گئی اور ایک جھٹکے سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اسکول نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوچا شاید ہماری بیٹی ہم دونوں میاں بیوی سے جھوٹ بولتی ہے، سارا کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا تو پھر ایک عورت وہاں پر آئی اور کہنے لگی اس کو کیوں مار رہی ہو، اس کا باپ تو اسے خوشی سے یہاں لے آتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تمہارا شوہر بھی اس کو ہر ہفتے والے دن یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے اور دوپہر کے بعد واپس لے جاتا ہے، مگر یہ ہر ہفتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پیسے تمہارا شوہر وصول کرتا ہے۔ تمہارے شوہر نے گھر کا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بیوی کو شک نہ ہو، بس تم اس طرح سے بات کرنا، میں خود سمجھ جاؤں گا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم اس کی ماں نہیں ہو اور یہ اس کی اپنی بچی ہے، وہ اکیلا ہی اس بچی کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو اس کا باپ نہیں بلکہ ایک کسائی ہے، اگر باپ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا تھوڑی کرتا۔ وہ اس بات پر ہنسی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر ایسی بھی لڑکیاں آتی ہیں جن کو ان کے اپنے سگے ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ یہ سب غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اس بات کا نہیں پتا تھا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو لے جانا ہے تو لے جاؤ اور اگلے ہفتے اسے ٹائم سے ضرور بھیج دینا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میرا مجرم تو میرا شوہر تھا۔ میں گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا پولیس کے پاس چلی گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس جگہ اسکول کے نام پر کون سا گندا کاروبار ہو رہا ہے، اور اپنے شوہر پر بھی کیس کروانے کے لیے FIR درج کروا دی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو وہاں پر بھیجتا رہا، اور سارا کچھ جو بھی مجھے پتا تھا ان کو بتا دیا۔ اس وقت پولیس کا بڑا آفیسر کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے فوراً نفری بھیجی، ان سب لوگوں کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی حراست میں لے لیا۔ میرا شوہر میری بیٹی کا سودا کر رہا تھا، وہ ہر ہفتے والے دن اسے طوائف خانے چھوڑ آتا تھا اور اس کی کمائی کھا رہا تھا۔ بیٹی کو بھی دھمکایا تھا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے مار دے گا۔ تبھی میری معصوم بیٹی ڈر گئی تھی، مگر میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی عزت کیسے بچائی، جب بھی اس کے قریب کوئی آنے لگتا تو وہ بے ہوشی کا ناٹک شروع کر دیتی اور جان بوجھ کر زمین پر گر جاتی، منہ سے جھاگ نکالنے لگتی تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں اور اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ میری بیٹی کی عمر ہی کیا تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ ایک دن میں اس سے جیل ملنے کے لیے گئی اور وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ شرمندگی تو مجھے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کی جگہ تمہاری اپنی بچی ہوتی تو کیا تم اس کے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر شیطان نہیں آیا تھا بلکہ تم خود شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ کیس واپس لے لو، بھلے ہی مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہو، لیکن کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا کہ میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کے ساتھ شامل تھے، جو سزا ان کو ملے گی تمہیں بھی وہی ملے گی۔ میں نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا تھا اور میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری بچی سمجھدار تھی، ورنہ اس کے سوتیلے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ تو اس زمانے نے جو کیا سو کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور میں نے اپنے شوہر سے کھلا لے لی۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر دوسرے محلے چلی گئی جہاں میری بیٹی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا تھا اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا، اس نے بمشکل FA کیا اور اس کے بعد گھر بیٹھ کر BA کیا، تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ اس بیچ میں نے اسے کس طرح سنبھالا، کس طرح سمجھایا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ بیچاری راتوں کو اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کیا بگاڑا تھا میں نے اس شخص کا جو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔